दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार में। आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म और फिर सम्राट अशोक और मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप जाके वो भी वीडियो देखिए। जो भी UPTSS महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछती है गुप्त वंश से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा, गुप्त वंश ने 275 से 550 ईसा तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे 319 से 335 तक शासन किया इन्होंने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो वाकाटक शासक परवरशेर प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। अगला पॉइंट है, कन्नौज को महोदया या महोदयाश्री नाम से भी अभिव्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो ये इंग्लिश हैं, इन्होंने नेपोलियन की संज्ञा दी है, वो भी समुद्रगुप्त को। जबकि समुद्रगुप्त का शासनकाल नेपोलियन से बहुत पहले था, फिर भी उन्होंने तुलना की नेपोलियन से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, जो अशोक का अभिलेख है इलाहाबाद में, उसमें समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा के बारे में सूचना मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेख ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शकों पे विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह III को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। अगला पॉइंट, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकार्य भी है। ये भी इनको उपाधि दी जाती, क्योंकि इन्होंने शकों को परास्त किया था। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। फिर हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों हुए बुरी तरह परास्त हुए। अगला पॉइंट, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ के उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन हो गया, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। अगला पॉइंट, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धर्मवंती चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये क्या थे? ये आयुर्वेद के शास्त्र के प्रचंड ज्ञाता थे ये धन्वंतरी महाराज।
अगला पॉइंट, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्हें चरक संहिता की रचना की। चरक साहब भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये आपके भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे जिन्हें सिद्धांत शिरोमणि या लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायन के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगला पॉइंट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एरण अभिलेख 510 ईसा का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की तिथि 319। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। गुप्त काल में कला एवं संस्कृति में हुई प्रगति के आधार पर इसे भारत का स्वर्णकाल स्वर्णयुग कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट बनेगा आपका, गुप्त एवं गुप्तेतर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट, तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। अगला पॉइंट, शतरंज का खेल भारत में गुप्तकाल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत से ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप दिमाग में बैठाइए। महर्षि पतंजलि, अगला पॉइंट देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह भी जरूरी पॉइंट है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने दिया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो आज हमने गुप्त वंश के बारे में अध्ययन कर लिया, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट UPSC के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? तो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो पढ़ चुकी हैं बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में, उससे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।